हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिपार्ट चलें। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी का क्या सिलेबस बनता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के सिलेबस के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, उन्हें पढ़ना कैसे है, उन्हें कवर कैसे करना है और ज्योग्राफी का क्या वेटेज होता है ये भी हम लोग जानेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम लोग समझेंगे और कोशिश करेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस को डिकोड करने का। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। आज चैनल को मैंने एक नया रूप दिया है, मैंने एक नया नाम दिया है, तो इसे शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने को एस्पिरेंट्स के साथ, और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो आज हम लोग वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम लोगों को डिकोड करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन एंड बिहार ज्योग्राफी को। क्या क्या एस्पेक्ट्स बनते हैं इसमें, कैसे हम लोगों को इन्हें डिकोड करना है, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअल डाटा होते हैं इसमें, बहुत सारे थ्योरेटिकल डाटास भी पूछे जाते हैं, थ्योरीज बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। कॉपन की थ्योरी के बारे में भी पूछा जाता है, क्लाइमेटिक थ्योरीज बहुत सारे होते हैं, फिजियोग्राफिक थ्योरी भी बहुत सारे होते हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के भी थ्योरी बहुत सारे होते हैं। तो देखेंगे आज कि इन्हें कैसे डिकोड करना है, पढ़ना क्या क्या है और कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूजुअली आपको मैप कवर करना है, मैप पढ़ना है। मैप को कैसे कवर करना है ये चीज़ मैं आपको जब मैप की क्लासेस स्टार्ट करूँगा तब मैं आपको क्लियर करूँगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है मैप में। सबसे पहले आ जाते हैं यूरोप की तरफ। याद रखेंगे यूरोप में हम लोगों को बाल्टिक स्टेट्स, बाल्कन स्टेट्स, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़, इन सब के बारे में एक लिस्ट बना लेना है। और हम लोगों को ये भी जानना है कि ये कंट्रीज़ किन किन सीज़ के साथ या ओशियंस के साथ लगती हैं। और यूरोप में हम लोग फिजियोग्राफी भी पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी में हम लोग पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, पेनिनसुला के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनोस के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग प्लेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। यूरोप के लोकेशन जानेंगे, सिर्फ ब्रीफ में नहीं पढ़ना है, सिर्फ लोकेशन जानना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिवीज़न जैसे कि माउंटेन्स और आपके पेनिनसुला और आपके वोल्केनोज वगैरह, ये सब कौन कौन से लोकेशन पे स्थित है। सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ब्रीफ में नहीं जाना है। मेजर वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मेजर वाटर बॉडीज़ में ओशियंस आते हैं, सीज आते हैं, लेक्स आते हैं, इनके बारे में कवर करेंगे। मेजर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे यूरोप के, जैसे ऑब हो गया और न्यूब हो गया, बहुत सारे रिवर्स हैं। इन रिवर्स के बारे में हम लोग यूरोप में कवर करेंगे। याद रखेंगे रिवर्स किन किन कंट्रीज से होके जा रही हैं, इन्हें अच्छे से कवर करेंगे। और मेजर वाटर बॉडीज़, लेक्स या ओशियन किन किन कंट्रीज़ को टच करती हैं उन्हें कवर करेंगे। लेक्स के बारे में फैक्ट क्या क्या हैं उन्हें कवर करेंगे। और ग्रुप ऑफ स्टेट्स के बारे में भी कवर करेंगे कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स कौन कौन से हैं, कितने स्टेट्स हैं। मैंने यहाँ पे यूके के बारे में नहीं लिखा है, आपको यूरोप में यूनाइटेड किंगडम ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ना है। बढ़ेंगे अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में भी सेम चीज़ है, आपको फिजियोग्राफी में आपको पेनिनसुला के बारे में पढ़ना है, आपको माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, आपको ईस्टर्न रिफ्ट वैली, वेस्टर्न रिफ्ट वैली में के बारे में पढ़ना है। ईस्टर्न रिफ्ट वैली के बारे में एक फैक्ट जरूर आप याद रखेंगे कि ईस्टर्न रिफ्ट वैली का एक हिस्सा टूट कर धीरे धीरे घसक रहा है, जो कि घसकने के बाद वो भारत से आकर कुछ आने वाले 100-200 सालों में टकराएगा। तो याद रखेंगे, इस चीज़ को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफ्रीका के मेजर वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेक टांगेनिका के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी लेक्स वहाँ पर हैं उन मेजर लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली नाइल रिवर किन किन कंट्रीज से होके जा रही है, नाइजर रिवर किन किन कंट्रीज से होके जा रही हैं। जितने भी रिवर्स हैं उनके कंट्रीज़ के साथ इन्हें कवर करेंगे। अगर आप इन्हें छोड़ देते हैं तो एक भी क्वेश्चन अगर आपसे मिस हुआ तो आप याद रखें कि नंबर तो एक कटेगा, पर अगर आप गलत करेंगे तो वहाँ 1.33 कटेगा। तो याद करें, मिस्टेक भी नहीं करना है, ना ही क्वेश्चन को छोड़ना है। बढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका को हम लोग बांट लेंगे, यूएस अलग पढ़ेंगे, कनाडा अलग पढ़ेंगे। कनाडा में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से पहाड़ या पठार पाए जाते हैं, कौन कौन से लेक्स पाए जाते हैं। एक चीज़ याद रखेंगे कि ग्रेट लेक 5 हैं, पाँचों ग्रेट लेक कनाडा के बॉर्डर पे टच होते हैं। और कौन कौन से लेक्स
कौन सा कोई एक लेक है जो पूरा पूरा यूएसए के अंदर है, उसके बारे में जानेंगे, और बाकी 4 कौन-कौन से हैं जो यूएस कनाडा के बॉर्डर से टच होते हैं, उनके बारे में भी जानकर रखेंगे। मेजर रिवर कौन-कौन से हैं यूएस में, कनाडा में, इसके बारे में भी जान लेंगे। रिवर्स ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 ही हैं, बहुत ही शॉर्ट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। साउथ अमेरिका के बारे में अगर जानना चाहें तो साउथ अमेरिका में फिजियोग्राफी थोड़ा ब्रॉड है। यहाँ पर आपको डेजर्ट भी मिलेगा, यहाँ पर आपको माउंटेन भी मिलेगा, यहाँ पर आपको स्नोई माउंटेन भी मिलेगा, यहाँ पे आपको कोस्टल लैंडफॉर्म भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलेंगे जो कि हमारे अमेज़न में पाए जाते हैं। तो इन सभी को कवर करना है, एक भी माउंटेन नहीं छोड़ना है, एक भी डेजर्ट नहीं छोड़ना है, एक भी लेक नहीं छोड़ना है जो कि मेजर वाटर बॉडीज़ में आएंगे, आपको एक भी डेजर्ट नहीं छोड़ना है, एक भी आपको माउंटेन रेंज नहीं छोड़ना है। आप लोग बताएंगे कि अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में कौन सा माउंटेन चेन है जो वर्ल्ड का सबसे लंबा माउंटेन चेन है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रिवर के बारे में पढ़ेंगे। रिवर एक ही है मेजर, अमेज़न को ज़रूर कवर करेंगे, किन किन कंट्रीज से होकर जा रही हैं उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। स्पेशली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रिवर जब आप पढ़ेंगे तो रिवर बेसिन किन किन कंट्रीज से टच होती है, इन्हें भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ होकर जाने वाली रिवर नहीं, रिवर बेसिन किन किन कंट्रीज को टच कर रही हैं, इन्हें भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बढ़ते हैं एशिया और मिडिल ईस्ट की तरफ। बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है एशिया और मिडिल ईस्ट। मेरा ये कहना है कि एशिया और मिडिल ईस्ट आप एक दिन में ख़त्म करने की कोशिश ना करें मैप से, 2 और 3 दिन का समय लें, आराम से मिडिल ईस्ट को कवर करें, मिडिल ईस्ट के सारे डेजर्ट्स को कवर करें, मिडिल ईस्ट के सारे वाटर बॉडीज़ को कवर करें, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज, ऑयल रिग्ड कंट्रीज़ को भी कवर करें। उसके बाद एशिया में शिफ्ट हों, क्योंकि एशिया में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है, बहुत सारे इंडिविजुअल आपको वहाँ पर माउंटेन पीक्स मिलेंगे जिन्हें आपको कवर करना है। बहुत सारे रिवर हैं, वेस्टर्न से लेकर ईस्टर्न एशिया तक बहुत सारे रिवर हैं, बहुत सारे मेजर वाटर बॉडीज़ है। आपको बेज भी मिलेंगे, स्ट्रेट्स भी मिलेंगे, ओशियन भी मिलेंगे, सी भी मिलेंगे, इन्हें भी आपको कवर करना है। और आप लोग याद रखेंगे कि नदी एक भी नहीं छोड़ना है, एशिया की एक भी नदी नहीं छोड़ना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जाने देते हैं मैं इंडिया वाले सारे रिवर्स को इंडिया में कवर करूँगा, नहीं, आप जब मैपिंग सीरीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपको एशिया के रिवर्स में इंडिया को भी साथ साथ कवर करते चलना है मैपिंग सीरीज़ में। अगर आप बात के लिए छोड़ेंगे तो आप क्रोनोलॉजी से नहीं पढ़ पाएंगे, और क्रोनोलॉजी से नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में मिस्टेक होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 2 बार खुद बहुत मिस्टेक्स किए हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे एक भी मिस्टेक ना हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद हम लोग बढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी पे। हर एक एस्पिरेंट से मेरा बस ये कहना है कि अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर ली है क्लास 6 से लेकर 12 तक, अगर आपने ज्योग्राफी एनसीईआरटी कवर कर ली है क्लास 6 से लेकर 12 तक, एनसीईआरटी के फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट को कवर कर लिया है, आपको जीसी लियोंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीसी लियोंग आपके लिए नहीं बनी है, आपको नहीं पढ़ना है जीसी लियोंग। एनसीईआरटी इज़ इनफ टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट्स। एनसीईआरटी आपके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इनफ है, इसके आगे आपको ना कुछ पढ़ना है ना कुछ कवर करना है। जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते, मैं उनको बता दूं कि आप लोगों को जीसी लियोंग समझ में नहीं आएगी। आपको फिर वही है कि इंडिविजुअली आप यूट्यूब से कहीं क्लासेस ढूंढें या क्लासेस करें, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक रिलेटेड क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाए, नहीं मिलती हैं। आपको टीचर कितना पढ़ा देगा, टीचर आपको सारा कुछ नहीं पढ़ा दे सकता फ्री में यूट्यूब में। इसीलिए आप एक चीज़ का याद रखें, आपको एनसीईआरटी ज़रूर कवर करना है, अच्छे से एनसीईआरटी के एस्पेक्ट्स को कवर करना है, तभी जीसी लियोंग में शिफ्ट करना है। अगर आपको एनसीईआरटी समझ आ चुकी है, आपको जीसी लियोंग पे शिफ्ट नहीं करना फिजिकल ज्योग्राफी पे। ओके, तो देख लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। अर्थ एंड द यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है, अर्थ के बारे में जानना है, अर्थ के सरकमफ्रेंस के बारे में जानना है, इक्वेटर के बारे में जानना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में जानना है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में ज़रूर जानना है। क्वेश्चंस हर साल अप्रोक्सीमेटली हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से, जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है
कि टाइम जोन किस कंट्री में कितने हैं, किन किन कंट्रीज़ में कितने कितने टाइम जोन है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यूएसए में टोटल पाँच टाइम जोन है, ये रूस में कुल 11 टाइम जोन है, इसलिए टाइम जोन्स पढ़ना ज़रूरी है। आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर है, द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में आपको पढ़ना है मेंटल कौन कौन सा हो, मेंटल क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, सियाल सीमा, इनके बारे में पढ़ना है। कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनकी क्रस्ट में या इनके मेंटल में, क्रस्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कैसे कैसे क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में द अर्थ क्रस्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं एक बात बता दूं, यहाँ मैंने जितने चैप्टर्स लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 चैप्टर मैंने यहाँ से हटा दिए हैं जो इंपॉर्टेंस नहीं रखते, उतना नहीं पढ़ना है उनको। वल्कनिज्म एंड अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आजकल तो आए दिन इंडोनेशिया में आए दिन हर एक दिन 2 दिन छोड़कर कोई ना कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है। इटली में आप लोग जानते ही हैं कि माउंट एटना में वोल्केनिक इरप्शन होता है। हवाई तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही आता है, तो वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन बहुत कॉमन चीज़ें हैं। इंडोनेशिया भी वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर में ही आता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही आता है, तो वहाँ भी वोल्केनिक इरप्शन बहुत ही कॉमन चीज़ है। वल्केनिज्म होता क्या है, वोल्केनोज में कोन, साइंडर, कैल्डेरा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, समझनी है क्या क्या होता है, इनका फंक्शन क्या क्या होता है। अर्थक्वेक कैसे आता है, डाइवर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट, सब कुछ कवर करना है। अर्थक्वेक्स का प्रभाव क्या क्या होता है, अर्थक्वेक के बेल्ट कौन कौन से होते हैं, किन किन बेल्ट्स में अर्थक्वेक ज़्यादा आ रहे हैं, इन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं अर्थक्वेक और वोल्केनो के बेल्ट में, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ये ज़रूर से पढ़ेंगे। बढ़ते हैं वेदरिंग, मास मूवमेंट और ग्राउंड वाटर की तरफ। तो वेदरिंग में आपको देखिए ये जानना है कि वेदरिंग कैसे होती है। वेदरिंग में आप देखिए कंपोनेंट्स होते हैं, हवा से भी वेदरिंग होता है, बारिश से भी वेदरिंग होता है, एसिडिक रिएक्शन से भी होता है वेदरिंग, और टेम्परेचर से भी वेदरिंग होता है, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। मास मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है कि ग्राउंड मूवमेंट, हमारे क्रस्ट का, हमारे मेंटल का मूवमेंट कैसे मैनेज होता है। और ग्राउंड वाटर के बारे में आपको पढ़ना है कि ग्राउंड वाटर बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्योग्राफी का। बढ़ते हैं लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। लैंडफॉर्म्स, रनिंग वाटर के लैंडफॉर्म्स के बारे में आपको पढ़ना है। नदियों के, रिवर्स के लैंडफॉर्म के बारे में आपको पढ़ना है। मिनेंडर के बारे में पढ़ना है, ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़ना है। रिवर अपने यूथ स्टेज में कौन सा शेप बनाती है, अपने मिडिल स्टेज में कौन सा शेप तैयार करती है, और अपने ओल्ड स्टेज में कौन सा शेप तैयार करती है। ओल्ड स्टेज में याद रखेंगे डेल्टा बनता है, मिडिल स्टेज में आप लोग बताएंगे कौन सा बनता है, और यूथ स्टेज में जो मिनेंडर बनता है उसके बारे में आप लोग जरूर से पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियल एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आप लोग हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में जितना भी अचानक से फ्लैश फ्लड आता हुआ देख रहे हैं, वो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ही आ रहा है। लोग कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड, नहीं, लैंडस्लाइड से नहीं आता। आपको ये जान लेना है कि ग्लेशियर पिघलने की वजह से जब ज़मीन घिसकती है तो अचानक से फ्लैश फ्लड आता है। तो पहाड़ पर ग्लेशियर का क्या आकृति होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे तैयार होता है, ग्लेशियर के नीचे कौन सा स्ट्रक्चर तैयार होता है, ग्लेशियर पिघलने के बाद कैसे वो घसकता है, ग्लेशियल लेक कैसे तैयार होता है, ग्लेशियर की घसकने की वजह से जब मिट्टी का एक बैरियर तैयार होता है उससे ग्लेशियल लेक तैयार होता है। जब वो बैरियर टूटता कैसे, वो बैरियर टूटता इसलिए है क्योंकि जब वाटर फ्लो, ग्लेशियर जब पिघलता है, वाटर फ्लो बढ़ने के कारण वो बैरियर टूटता है और उसके साथ आता है फ्लैश फ्लड, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। बढ़ते हैं लेक्स की एरिड और डिजर्ट लैंडफॉर्म की तरफ। तो एरिड एंड डिजर्ट लैंडफॉर्म में आपको जानना है कि एरिड और डिजर्ट लैंडफॉर्म तैयार कैसे होते हैं, कैसे डिजर्ट्स तैयार होते हैं, कौन कौन से डिजर्ट के लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में, और क्या क्या इनका वेजिटेशन है, कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ उगते हैं, इन सब के बारे में जानना है। बहुत छोटा चैप्टर है, आराम से आप कवर कर सकते हैं। बढ़ते हैं लेक्स की तरफ। लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, लगून लेक कौन कौन से होते हैं, फ्रेश वाटर लेक कौन कौन से होते हैं। आपने राकाश ताल का नाम सुना होगा, जिसे हम लोग राक्षस ताल भी कहते हैं, वो भी एक बहुत ही मिस्टीरियस लेक है। तो लेक्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से लेक्स के लोकेशन होते हैं। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि कंट्री ऑफ लेक्स किन्हें कहा जाता है, कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिन्हें लेक्स का देश कहा जाता है।
झीलों का देश कहा जाता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोस्टल लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कोस्टल लैंडफॉर्म होते हैं। स्पेशली हम लोग कोस्टल लैंडफॉर्म के में पढ़ते वक्त ये भी ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग कोस्टल लैंडफॉर्म को पढ़ रहे हैं तो दिमाग में हमारे एक भारत का मैप तैयार होना चाहिए। भारत के मैप को कोस्टल लैंडफॉर्म पढ़ते वक्त इमेजिन करके पढ़ेंगे तो आपका क्या है, कोस्टल वाला एरिया अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, आइलैंड का कौन कौन सी आइलैंड्स की आकृति होती है, आइलैंड्स बनते कैसे हैं, आइलैंड्स ऊपर कैसे आते हैं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्लेट्स का इनका क्या रोल होता है, कैसे आए दिन आइलैंड सबमर्ज हो जा रहे हैं, आइलैंड का लेवल कैसे कम हो जा रहा है अपने आप। इन चीज़ों के बारे में हम लोग आइलैंड्स में कवर करेंगे। ओशियंस में ओशियंस को पढ़ेंगे। ओशियन में हम लोग कवर करेंगे ओशियन टेम्परेचर के बारे में, ओशियन के सरफेस टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। ओशियन कौन कौन से ओशियन किन किन कंट्रीज़ को टच करते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं इनको। वेदर में आ जाते हैं। वेदर में याद रखेंगे कि वेदर का क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पढ़ना है, किन किन क्षेत्र में कौन कौन से वेदर की क्लासिफिकेशन होते हैं। आपको यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वेदर के बारे में अलग उसमें पढ़ाया जाएगा। बुक में आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध के एस्पेक्ट्स अलग मिलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध के एस्पेक्ट्स अलग मिलेंगे जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में, और इन्हें आपको पूरा कवर करना है। कैसा वेदर होता है उत्तरी गोलार्ध में, कैसा वेदर होता है दक्षिणी गोलार्ध में, पूरा कवर करेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में क्यों जो हमारे टाइफून या हरिकेन या साइक्लोन आते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट कौन कौन से किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा क्लाइमेट आता है, इंडिया के कितने क्लाइमेटिक रीजन हैं इसके बारे में भी आपको फिजिकल ज्योग्राफी में मिलेगा। वर्ल्ड के कितने क्लाइमेटिक रीजन हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो क्लाइमेट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है द 12 क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। यहाँ आपको 12 प्रकार के क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पढ़ना है। आपको चाइनीज़ क्लाइमेटिक रीजन के बारे में पढ़ना है, मेडिटेरेनियन के बारे में पढ़ना है, हॉट ट्रॉपिकल वेट के बारे में पढ़ना है, हॉट ट्रॉपिकल ड्राई के बारे में पढ़ना है, मिडिल ईस्टर्न के बारे में पढ़ना है। ऐसे करके टोटल 12 चैप्टर्स हैं, उनके एस्पेक्ट्स को पढ़ना है, उनका वेजिटेशन क्या क्या है ये पढ़ना है, उनका ह्यूमन एस्पेक्ट्स क्या क्या है ये पढ़ना है, कल्चरल सेटिंग क्या क्या है ये पढ़ना है, और इकोनॉमी कैसे चलती है ये पढ़ना है इन 12 क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में। एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको ज़रा सा भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या फिर आप मेरे चैनल पे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का नाम दिया हुआ है, या मुझे मेल भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं इंडियन एंड बिहार ज्योग्राफी की तरफ। ये थोड़ा मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फिजिकल ज्योग्राफी नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी आपका एक बेस तैयार कर देता है, ज़रूरी होता है। अगर आपका बेस ही नहीं रेडी है तो आप कैसे बढ़ेंगे आगे, कैसे अपने क्षेत्र को जानेंगे। तो आपका बेस तैयार होना ज़रूरी है, उसके बाद आप अपने क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडियन एंड बिहार ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, जैसे गोंडवाना है, धरवार है, आर्कियन एज के बारे में भी यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे करके सारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। इंडिया का फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ है, कैसे प्लेट डाइवर्जेंट होकर, कैसे प्लेट कन्वर्जेंट होकर लैंड घिसक कर कैसे इंडिया के पेनिनसुला का एक तैयार हुआ है, कैसे इंडिया का पेनिनसुला तैयार हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सेम एस्पेक्ट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। फॉर्मेशन नहीं पढ़ना है बिहार का, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बिहार का, जिसमें गोंडवाना और आर्कियन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार को हम लोग क्राउन के बुक से कवर करेंगे। फिजियोग्राफी में आ जाते हैं। फिजियोग्राफी में अगर हम लोग देखें तो हिमालयन रीजन हम लोगों को पढ़ना है। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय, शिवालिक हिमालय, ऐसे करके आप लोगों को पढ़ना है। हिमालयन रीजन पूरा कवर करना है। इसके साथ साथ आपको ग्लेशियर भी कवर करना है, आपको पासेस भी कवर करना है। याद रखें कि कौन सा पास किस कंट्री को कनेक्ट करता है, कौन सा पास किस स्टेट में है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी हिमालयन पीक किस स्टेट पे है,
ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोटली कौन सा हिमालयन पीक है जो सबसे ऊंचा है, भारत में है। इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं हिमालयन रीजन से, तो एक एक एस्पेक्ट्स आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चार्ट बना के पढ़ पाएँ तो फॉर बेटर है, या फिर मैं आगे जब क्लासेस लूँगा तो फिजियोग्राफी में आपका आसानी से आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको खुद क्लियर होते हुए दिखेंगे। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट प्लेन में हम लोग इंडस प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, गंगा यमुना प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों को कवर करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिहार के एस्पेक्ट में आपको सिर्फ हिमालयन रीजन के बारे में पढ़ना है और ग्रेट प्लेन के बारे में पढ़ना है, यानी गंगा यमुना डेल्टा आपको पढ़ना है बिहार के एस्पेक्ट्स में, और हिमालयन रीजन के बारे में आपको पढ़ना है। कौन सा माउंटेन पीक है जो बिहार का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है, इसके बारे में पढ़ना है। प्लेन में आपको नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को डिवाइड करके पढ़ना है। नॉर्थ बिहार प्लेन अलग इंपॉर्टेंस रखता है, साउथ बिहार प्लेन अलग इंपॉर्टेंस रखता है। नॉर्थ बिहार में तो इतना बाढ़ आता है कि पूछिए मत। स्कूल टीचर सब कपड़ा उतार उतार कर स्कूल जाते हैं पढ़ाने, तो आप सोच लीजिए कि नॉर्थ बिहार का फिजियोग्राफी कैसा होगा और साउथ बिहार का कैसा होगा। उधर साउथ बिहार में पानी की कमी के कारण आए दिन लोगों की मौत होते रहती है, तो एस्पेक्ट जानकर पढ़ेंगे। इंडियन डेजर्ट हम लोगों को सिर्फ इंडिया के हिस्से में पढ़ना है। थार डेजर्ट के बारे में पढ़ना है, क्या वेजिटेशन है, कैसे वहाँ की इकोनॉमी काम करती है, इन चीज़ों को कवर करेंगे। ग्रेट प्लेन्स पेनिनसुलर इंडिया कवर करेंगे। पेनिनसुलर इंडिया के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। डेक्कन प्लेटू के अलावा एक डेक्कन प्लेटू का पार्ट बढ़ते हुए मेघालय प्लेटू भी बना है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और पेनिनसुलर इंडिया के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे। बढ़ते हैं कोस्टल प्लेन की तरफ, तो कोस्टल प्लेन में बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे नहीं, थोड़ा मोड़ा पढ़ना है कौन कौन से कोस्टल प्लेन है। टोटल आपको वेस्ट साइड में 3 कोस्टल प्लेन मिलेंगे और ईस्ट साइड में आपको 2 कोस्टल प्लेन मिलेंगे। इन पाँचों को आपको कवर कर लेना है, और इसके अलावा और कुछ ज़्यादा आता नहीं है। इनके लेंथ के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका लेंथ क्या-क्या है, इन कोस्टल प्लेन्स का लेंथ क्या-क्या है। लेंथ कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, या फिर ये पाँचों कोस्टल रीजन जो है ये किन-किन स्टेट से टच होते हैं, ये भी पूछ लेता है, तो आपको ये पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइलैंड्स के बारे में जानेंगे तो आइलैंड्स 2 ही हैं, अंडमान निकोबार ग्रुप है और लक्षद्वीप ग्रुप है, तो इन दोनों को कवर करना है। कितने आइलैंड हैं अंडमान निकोबार ग्रुप में, कितने लक्षद्वीप में हैं, इन दोनों को कवर करना है। इनका हाईएस्ट पीक कौन-कौन सा है। लक्षद्वीप में तो आपको हाईएस्ट पीक मिलने नहीं वाला है, अंडमान निकोबार में हाईएस्ट पीक भी मिलेगा, एक वोल्केनो भी मिलेगा, ज्वालामुखी जो डोरमेंट हो चुका है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बीच में से कौन-कौन से स्ट्रेट गए हैं, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। छोड़ना कुछ भी नहीं है, मैप में आपको जितना कुछ दिख जाए वो सारा कुछ कवर करना है इंडिया के एस्पेक्ट में। जो किताब में ना मिले वो मैप में पढ़ना है, जो मैप में ना मिले वो किताब में पढ़ना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप एक चीज़ छोड़ेंगे आपका एग्ज़ाम में नंबर चला जाएगा, याद रखेंगे। ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे भारत के, तो ड्रेनेज सिस्टम 3 ही है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा यमुना रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया का पढ़ लेंगे, इंडस, गंगा यमुना और गंगा ब्रह्मपुत्र। इन्हें पढ़ने के बाद हम लोग बढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में। देखिए थोड़ा अंतर है, रिवर सिस्टम जब आप पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एंटीसीडेंट रिवर, पेरेनियल रिवर, पहले ये सारे आपको डिस्टिंक्शन मिलेंगे, उसके बाद आप रिवर की तरफ बढ़ेंगे। रिवर के ओरिजिन के बारे में भी आपको पढ़ना है कि कैसे इन रिवर्स का उद्भव हुआ है, इनके बारे में भी पढ़ना है। तो इनके उद्भव का इतिहास आपको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स में पेनिनसुलर इंडिया के एस्पेक्ट में अलग मिलेगा और नॉर्दर्न इंडियन के एस्पेक्ट में अलग मिलेगा, क्योंकि नॉर्दर्न इंडियन जो रिवर्स हैं वो बारहों महीना उनमें पानी मिलता है, पर पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स में आपको बारहों महीना पानी नहीं मिलेगा। बरसात के मौसम में ही जितना पानी मिल गया, उसको बाद उससे डैम करके बचा लिए तो बचा लिए, नहीं तो फिर ख़त्म है सब। तो इन्हें अच्छे से कवर करना है। बिहार के ड्रेनेज सिस्टम के भी बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ किन किन जिलों को कवर करती है, किन किन जिलों से होते हुए जा रही हैं, किस किस स्थान पर कौन कौन सा रिवर है जो गंगा से आके मिल रहा है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पूर्वी और महानदी रिवर नहीं छोड़ना है। बहुत से एस्पिरेंट होते हैं महानदी को छोड़ते हुए चले जाते हैं, नहीं भाई नहीं छोड़ना है उसको नहीं छोड़ना है।
अरे पूर्णिया किशनगंज कटिहार से छू रहा है ना जी, छोड़ते हुए निकल जाइएगा तो कैसे चलेगा। छोड़ना नहीं है, उसको सारा कुछ कवर करना है। क्लाइमेट में आ जाते हैं, भारत के क्लाइमेट के बारे में आपको पढ़ना है। मॉनसून यहाँ आपको मिलेगा, आपको भारत के कितने प्रकार के क्लाइमेट होते हैं, समर के बारे में पढ़ना है आपको। सीजन्स के बारे में स्पेशली आपको पढ़ लेना है, क्योंकि सीजन बहुत लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं कि अरे समर सीजन के बारे में कौन पढ़े, रेनी सीजन कौन पढ़े, ये सब छोड़ो हटाओ, खाली मानसून है उसको कवर कर लेते हैं और जब लौटता है तब कवर कर लेते हैं। इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा आएगा नहीं, आएगा। मॉनसून सिर्फ नहीं आता क्लाइमेट में, आपको कॉपेन का क्लासिफिकेशन भी पढ़ना होगा क्लाइमेट में, ये चीज़ याद रखें। क्लाइमेट को छोड़ना नहीं है, बिहार का क्लाइमेट भी छोड़ना नहीं है। बिहार का क्लाइमेट कितने कितने भागों में बटा हुआ है, इसको पूरा पढ़ना है। छोड़िएगा एग्जाम छूट जाएगा, सिलेक्शन छूट जाएगा, फिर बोलिएगा कि बताएं नहीं, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन और नेशनल पार्क, इस हिस्से में यहाँ आपको भारत के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से क्षेत्र में किस किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, किस किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। पार्क्स के बारे में पढ़ना है, बिहार में याद रखेंगे, पार्क्स के बारे में पढ़ना है, सेंचुरीज के बारे में पढ़ना है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना है। ये सारा कुछ कवर करना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन अगर कभी कभी आता भी है तो फॉरेस्ट सर्वे से आता है, फॉरेस्ट सर्वे जरूर पढ़ेंगे, फॉरेस्ट सर्वे छोड़ना नहीं है, ठीक है। सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, तो सॉइल में भी आपका बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कितने प्रकार के सॉइल भारत में पाए जाते हैं, उनका क्या क्या फीचर है, कौन कौन सी किन किन प्रकार की खेतियाँ उनमें होती है, पढ़ लेंगे। बिहार में भी सेम चीज़ पढ़ना है कि बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस किस प्रकार की खेती उसमें होती है। हर बहुत सारे क्षेत्र हैं, आपको भारत से ज़्यादा क्लासिफिकेशन आपको बिहार में मिलेगा, तो बिहार वाले एस्पेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे, छोड़ना नहीं है। रिसोर्सेस ऑफ इंडिया के ऊपर आ जाते हैं। रिसोर्सेस में आपको ये पढ़ना है कि किन किन क्षेत्र में कौन कौन से रिसोर्सेस आपको मिल रहे हैं, कोयला कहाँ मिलता है, लोहा कहाँ मिलता है, माइका कहाँ मिलता है, पीतल तांबा, ये सब आपको पढ़ना है। देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ जाएंगे जब चैप्टर खोलेंगे तो किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से है रिसोर्स मिलते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार में पढ़ना है आपको, बिहार में तो अभ्रक जानते ही है मिलता है, अभ्रक पढ़ना है, वेस्टॉस पढ़ना है, कोयला भी मिलता है थोड़ा मोड़ा, उस सब के बारे में भी पढ़ना है। स्पेशली रिसोर्सेस में आपको भारत वाला एस्पेक्ट अच्छे से कवर करना है, क्योंकि देखिए भारत वाला एस्पेक्ट में बहुत कन्फ्यूजन होता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि लोहा किस में मिल रहा है, कोयला किस में मिल रहा है। झारखंड और उड़ीसा में भी बहुत बहुत कन्फ्यूजन होता है कि लोहा किस में मिल रहा है, कौन किस में कोयला मिल रहा है, तो कौन कौन सा रेंज है लोहा का, कौन कौन सा रेंज है कोयला का, बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो अच्छे से फैक्चुअल डाटा को पढ़ के कवर करेंगे। अगर आप छोड़ते हुए खाली ऐसे ही ऊपर ऊपर से जाएंगे तो आपको एग्जाम में गलत तो होगा ही, तो उस चीज़ को नहीं करना है। एनर्जी रिसोर्स पढ़ लेंगे, एनर्जी रिसोर्स में कौन कौन से एनर्जी रिसोर्स होते हैं हमारे, कोयला होता है, अब तो इथेनॉल भी आ गया है बिहार में, आपको पता ही होगा। बिहार में सबसे ज़्यादा चलता है रीन्यूएबल रिसोर्स, जो कि है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ही बिहार का एक आधार है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कहीं ना कहीं अभी भी थर्मल एनर्जी चल रही है, एनटीपीसी चला रहा है, बट कहीं ना कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक ही अब बेस तैयार कर चुका है। तो एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ लेंगे, भारत और भारत और बिहार के बारे में। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी एग्रीकल्चर होती है, कौन क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर। आप एक चीज़ याद रखेंगे, आप सॉइल पढ़ते वक्त अगर एग्रीकल्चर को साथ में लेते चलेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आप छोड़ते हुए चलेंगे तो वो दिक्कत थोड़ा सा देगा, पर बाद में आप कवर कर सकते हैं। तो सेम चीज़ आपको बिहार के साथ भी पढ़ना है कि बिहार के किस किस मिट्टी में कौन कौन सा एग्रीकल्चर होता है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। देख लेते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। बिहार में भी सेम है, थोड़ा बिहार में अवस्था ख़राब है इंडस्ट्रीज़ का, लेकिन है इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। सारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्री क्षेत्र, कौन कौन से इंडस्ट्री के साथ साथ कौन कौन सा क्षेत्र या शहर या जिला लगता है, ज़रूर से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर आ गया तो आपका छूट जाएगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो। पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड की तरफ। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हल्का फुल्का ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है।
हाईवेज़ कौन-कौन से हैं, स्टेट हाईवेज़ कौन से स्टेट हाईवे तो आप बिहार में पढ़ लेंगे और कंट्री के हाईवेज़ के बारे में आपको पढ़ना है। जो मेजर हाईवेज़ हैं, जो करंट अफेयर में हाइलाइटेड होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है ताकि वो छूटे नहीं। बहुत ही मिनिमल चैप्टर है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का एक समराइज़ सिलेबस कि ऐसे आपको पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, किन-किन चैप्टर्स को कवर करना है। मैं आपको बता दूँ कि इंडियन और बिहार ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे माजिद हुसैन से, बहुत ही सिंपल बुक है, और बिहार ज्योग्राफी तो आपका क्राउन पब्लिकेशन से ही कवर हो जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे जीएसी लियोन से या एनसीईआरटी से, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज़ मैं लाऊँगा, उन मैपिंग सीरीज़ में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करना है। अगर आपको उसके पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की नोट्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का आईडी दिया हुआ है या मेरा मेल दिया हुआ है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट करिएगा तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। बढ़ते हैं आगे करंट अफेयर की तरफ। तो आज का करंट अफेयर है इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2027 भारत को मेज़बानी मिल गई है। बहुत ही खुशी की बात है कि भारत को आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिल गई है। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा 2027 में। साथ ही साथ आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप का भी आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा 2028 में। इसकी भी मेज़बानी भारत को मिल चुकी है। अभी आने वाले सितंबर-अक्टूबर के महीने में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भी न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। जिनके पास समय होगा जाकर देख सकते हैं, परीक्षा भी आने वाली है तो समय नहीं भी हो सकता है। बढ़ेंगे आगे तलाश इनिशिएटिव पे। इसे शुरू किया है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर। तलाश का फुल फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि आप देख चुके हैं कि बीपीएससी कैसे फुल फॉर्म पूछ लेता है। सीधे-सीधे आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, आपको पता नहीं रहेगा तो आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए फुल फॉर्म याद रखेंगे। इट इज़ दी फर्स्ट नेशनल लेवल प्रोग्राम इन इंडिया फोकस्ड ऑन ट्राइबल स्टूडेंट एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। ट्राइबल स्टूडेंट्स जो है हमारे, उनके एजुकेशन और उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। शुरू किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसा ना हो कि वहाँ पे होम मिनिस्ट्री दे दे और आप वहाँ टिक मार दें। नहीं, मिनिस्ट्री याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो आज एक छोटा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन संथाल अपराइजिंग। संथाल अपराइजिंग के बारे में, संथाल अपराइजिंग जो हुई थी उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। संथाल अपराइजिंग कॉजेज़ क्या-क्या थे और उनका रिज़ल्ट क्या हुआ ये लिखेंगे, और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूज़न भी देंगे कि संथाल अपराइजिंग का इम्पैक्ट आने वाले भारत के समय में क्या पड़ा, कैसे उससे प्रेरणा लेकर भारत के सारे हमारे जो थे नेता वो आगे बढ़े और उन्होंने काम किया। छोटा सा एक कंक्लूज़न दे देंगे, बहुत छोटा सा, तो वो आ जाएगा। आप आंसर राइटिंग का जो आंसर है वो मेरे मेल पे भी भेज सकते हैं और चैनल का जो मेरा आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे उस पे भी भेज सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और याद रखें आपको अपने फ्रेंड्स और को-एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि शेयर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो करते हैं वीडियो को एंड। जय हिंद।